मिस्टर कूल और अब आप बिल्कुल मिस्टर एंग्री यंग मैन की भूमिका में आ रहे हैं। आप पूरी प्रदेश की जनता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप तब ठीक थे या आप ठीक है? आपको हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री कहकर कांग्रेस जितना जी चाहता था उतना आपको कोसती थी। अब क्या लगता है आपको, आप कौन से मुख्यमंत्री? आप निकालिए हिसाब की 8 महीने में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में कितने समय प्रवास पर रहे, कितने विधानसभा कवर की? इस सरकार ने अफसर तो बदले नहीं है, वो आप ही के रखे हुए ऑफिसर्स हैं। ऐसा तो है नहीं कि नेताओं की तरह टिकट बदल करके उनको बदल दिया जाए, ऐसा संभव नहीं। या फिर आप जो कांग्रेस आपकी चॉइस को फॉलो कर रही है, तो नए अधिकारियों को अवसर दिया है। कांग्रेस की तरह एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन सरकार, सारी वीरभद्र सिंह की सरकार जो थी वो पूरी एक्सटेंशन पर थी। जो केंद्र से पैसा आ रहा है उसको कांग्रेस के जो आधिकारिक तौर पे जो नेता होते हैं, एमएलए होते हैं, मंत्री होते हैं, वो नहीं बांट रहे, उनके परिवार बांट रहे हैं। ठाकुर साहब इतना गुस्सा क्यों? बांटते तो आपके दौर में भी थे। आपदा में भी वो अवसर तलाश रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण। सरकार आपकी हो या अभी मौजूदा कांग्रेस की, जो मर्जी हो, कहते हैं कि हमने कबायली इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर लिया था। कबायली इलाकों से कितना सा रेस्क्यू होता है सर? हम पहले मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में जिसने अपना हेलीकॉप्टर भी हिमाचल में आने वाले टूरिस्ट के लिए डेडिकेट किया। एक विशेष वर्ग के लिए नई तैनातियां होती दिख रही है, तो ये क्या चुनौती भविष्य में किसके लिए रहेगी? माना जाए कि कहीं ना कहीं असहमति है, जिसके लिए सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। ये स्वाभाविक रूप से डॉक्टर बिंदल अब स्कोर सेटल करने के मूड में है, जो केंद्र वाली बात है। बाकी नेता तो आपके चुप हैं कि आपकी सत्ताकाल के दौरान में भी आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें होती रही हैं। तो इस तरह का नाच गाना, और वो भी उस दौर में ठाकुर साहब जिस दौर में शहीदों की चिताओं की आग भी ठंडी नहीं हुई थी उस रात तक। आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने आकलन दिया है कि जो नुकसान आपदा से हुआ है वो क्या सटीक है? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर हैं। आज ये धर्मशाला के दौरे पे थे, पिछले कल से पालमपुर में थे। आज धर्मशाला में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, उसके बाद अब हम इनसे बातचीत करेंगे। तो ठाकुर साहब, बड़ा बड़ा स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मोर ओवर एक चीज़ थी, जब आप सत्ता में आए थे 5 साल पहले, तो मिस्टर कूल और अब आप बिल्कुल मिस्टर एंग्री यंग मैन की भूमिका में आ रहे हैं। देखिए, भूमिका जिस प्रकार की है उस भूमिका में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन तो दिखना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन जो था, नारा कांग्रेस दे रही है, आपने भी परिवर्तन कर लिया, मतलब उसके मुताबिक? नहीं, देखिए, व्यवस्था परिवर्तन की बात जहाँ तक कांग्रेस वालों की है तो ज़मीनी हकीकत नहीं है। हम एक बात कह रहे हैं कि हम स्वभाव में वैसे ही हैं, लेकिन ये दायित्व तो बनता है कि जब बड़े स्तर पर प्रदेश सरकार की जो नाकामियाँ सामने आ रही हैं उस पर मुखर होकर के बोलना, तो ये हमारी आज की आवश्यकता भी है और ये मेरा धर्म भी है विपक्ष के नेता के नाते, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारा और कांग्रेस का वोट का अंतर सिर्फ 36,000 वोट का है। बिल्कुल। और इसलिए कांग्रेस ऐसी गलतफहमी में ना रहे कि वो सत्ता में है कि एक तरफा ही उनको जनादेश है। जनादेश हमें भी है, थोड़ा कम है, और लेकिन इसलिए हिमाचल प्रदेश की जो जनता ने जो हमें जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को हम निभाने की हम कोशिश करते हैं। और विपक्ष के नेता के रूप में जब हम बात कहते हैं तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा तल्ख हो जाती है बातें, तो वो होनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि तल्खी वाली बात से मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जिस तरह से मौजूदा माहौल बना हुआ है और उसमें आपका जो रोल है वो कई बार ना विद इन द पार्टी, अगर मैं बीजेपी की भी बात करूँ तो वहाँ पे लोग ना बड़े असमंजस में हैं, बड़े भौचक सी अवस्था में हैं कि जयराम ठाकुर ऐसे भी हो सकते हैं। नहीं, वो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि एक बतौर मुख्यमंत्री एक इस तरह का दायित्व था जिसमें मुझे ज़्यादा काम करना था, बोलना कम था, स्वाभाविक रूप से। और यहाँ जब विपक्ष में हमको हर गलत काम जो सरकार की ओर से हो रहा है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में, उसके खिलाफ बोलना है। और जब हम उसमें बोलते हैं तो स्वाभाविक रूप से पार्टी के नेताओं को, पार्टी के लोगों को लगता है कि ये दौर हमने कम देखा है। लेकिन मैं पार्टी का अध्यक्ष भी रहा हूँ, जो विपक्ष में उस वक्त भी लोगों ने भूमिका देखी है। बिल्कुल। लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हमारा पूरा ईमानदारी से प्रयास है कि हिमाचल आगे बढ़े, आगे बढ़ करके विकास करे, और उसमें विपक्ष की भूमिका भी सार्थक होनी चाहिए। ठाकुर साहब, ये सारी जिस तरह से चीज़ें चली हुई हैं, अभी तक आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने आकलन दिया है कि जो नुकसान आपदा से हुआ है वो क्या सटीक है?
ये देखो, अभी तक हम ये कह सकते हैं कि जो डैमेजेस हुए हैं अभी तक डैमेज हो ही रहे हैं अभी भी, क्योंकि अभी आज की रात और आज के दिन में भी हम देख रहे हैं कि सभी जगह से नुकसान की खबरें हमारे पास आ ही रही हैं। खबरें तो आपको अफसरशाही से भी आ रही होंगी कि इतना नुकसान हो गया, क्योंकि इस सरकार ने अफसर तो बदले नहीं है, वो आप ही के रखे हुए ऑफिसर्स हैं और कांग्रेस के अंदर भी बवाल है। तो ये माने कि आपके रखे हुए ऑफिसर काबिल थे जो अभी तक इनसे रिप्लेस नहीं किए गए। देखिए, अफसर को बदलने की एक सीमा होती है। आखिरकार ऐसा तो है नहीं कि नेताओं की तरह टिकट बदल करके उनको बदल दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। अफसर एक स्थायी व्यवस्था है, कभी किसी दायित्व पर काम करेंगे, कभी किसी और दायित्व पर काम करेंगे, तो ये एक परिस्थिति रहती है। लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जो ऑफिसर से काम लेने की अगर बात कह रहे हैं कांग्रेस के लोग, तो अल्टीमेटली उनके पास रास्ता भी क्या होगा? रास्ता तो यही होगा, जो वर्तमान में जो अधिकारी हैं उनको आगे पीछे थोड़ा बहुत करके उनको काम दिया जाता है। साहब, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे की बात करूं तो पूर्व चीफ सेक्रेटरी के ऊपर खुद कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, सारी चीज़ें वो हुई। तो आपको क्या लगता है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी चॉइस सही थी या फिर आप जो कांग्रेस आपकी चॉइस को फॉलो कर रही है? देखिए, मैं उस पर कोई व्यक्ति के ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हमने हिमाचल प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी के नाते, मुख्य सचिव के नाते दायित्व दिया था जी, और आवश्यक लगा हमको बीच में परिवर्तन करना चाहिए, हमने परिवर्तन किया। और उसके लिए कोई हम किसी बंधन में नहीं होते जी। और ऐसी परिस्थिति एक बार नहीं अनेक बार आती है। कई मुख्यमंत्रियों ने चीफ सेक्रेटरी बदले हैं, और खासतौर से जो हिमाचल प्रदेश में जो आंकड़ा बताते हैं इतने बदल दिए, उनको ये मालूम होना चाहिए रिटायरमेंट के बाद बदला ही जाएगा। और बदलने के बाद हमने नए अधिकारियों को अवसर दिया है। कांग्रेस की तरह एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन सरकार, सारी वीरभद्र सिंह की सरकार जो थी वो पूरी एक्सटेंशन पर थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्सटेंशन पर, चीफ आपके वहाँ पर जो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी वो एक्सटेंशन पर, और मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिसर्स जो है एक्सटेंशन पर चल रहे थे। दर्जनों अधिकारी एक्सटेंशन पे चल रहे थे, मौज कर रहे थे। मैं उस पर कोई ज़्यादा अब भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग एक्सटेंशन जिनको दी गए, उस पर मुझे सिर्फ इतना ज़रूर कहना है कि सुखू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर एक बार पूछा था, और जो खूब चर्चा का विषय बना, आजकल भी वो वायरल हुआ पड़ा है वो वीडियो उनका, और जिस पर उन्होंने जिक्र किया एक अधिकारी का नाम लेकर के कि उसको चीफ सेक्रेटरी क्यों बनाया गया। हमने तो कुछ वक्त के बाद हटा दिया था, लेकिन आपने तो रिटायरमेंट के बाद भी उनको कायम रखा है और उनको वो दायित्व दिया है, आप चीफ एडवाइजर के नाते दिया है जी। तो अब हम ही आपसे जानना चाहते हैं कि आप पूरी प्रदेश की जनता का मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप तब ठीक थे या आप ठीक हैं? ठाकुर साहब, एक पिछले 2 टर्म्स की बात करूं, आपका टर्म था, अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू का टर्न है, कि आपके ऊपर जो ऐसी मुसीबतें थी वो 2 साल के बाद आई थी आपकी सत्ता में आने के बाद, और मौजूदा प्राकृतिक आपकी दौरान कोरोना था, अब ये प्राकृतिक आपदा है। तो किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर? सर देखिए, एक बात मैं कहूँ कि हिमाचल प्रदेश में जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था 3 महीने के बाद ही एक बड़ा संकट आ गया था, शिमला पेयजल योजना। हाँ, पानी का आ गया था। हमारा उसमें ये नहीं था, यानी कि हमारी वजह से था नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, कभी उनने वाटर सप्लाई शिमला के लिए न कोई प्लान बनाया, ना ही उसको दुरुस्त करने की कोशिश। 25% लीकेज शिमला शहर के अंदर होती थी पानी की। जब बारिश हुई नहीं, जब ऐसी संकट की स्थिति आई, जब टूरिस्ट सीजन जो है पीक पर था शिमला का, उस वक्त पानी आना बंद हो गया जी। लेकिन हमने 1 हफ्ते के अंदर सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया, और उसके बाद लंबे समय के लिए प्लान किया कि आने वाले समय में शिमला में पानी का संकट कभी ना हो। एक योजना की शुरुआत की, 70 करोड़ रुपए की लागत से चाबा की स्कीम का शिलान्यास किया, काम शुरू किया। जो 2 साल में काम होना था उसको 11 महीने में काम पूरा करके दे दिया। तो ठाकुर साहब, अभी मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उसके बाद दूसरा 1800 करोड़ रुपए की वर्ल्ड बैंक की वाटर सप्लाई स्कीम शिमला, उसका काम शुरू किया, ताकि हमेशा के लिए, तो लंबे समय के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मेरे को संकट नहीं आया,
बरसात के दौरान बाढ़ का भी संकट आया, कोविड का संकट बहुत बड़ा था, लेकिन अभी जो वर्तमान में ये संकट, ये भी बहुत बड़ा संकट है। प्रदेश सरकार को जितनी तत्परता के साथ, गंभीरता के साथ इसमें काम करने के लिए मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, अधिकारियों को लगाना चाहिए, खुद को लगना चाहिए। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों की कमी छूटी है और वो दौर हो गया। लेकिन वर्तमान में तो ये है कि अब सही मायने में अब कोशिश ये करनी चाहिए राहत सही व्यक्ति तक पहुंचे, हाँ। राहत समय पर पहुंचे, ये आज की आवश्यकता है, इस पर काम करना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब चल रही थी तो ठाकुर साहब ने एक जिक्र किया था कि जो केंद्र से पैसा आ रहा है उसको कांग्रेस के जो आधिकारिक तौर पे जो नेता होते हैं, एमएलए होते हैं, मंत्री होते हैं, वो नहीं बांट रहे, उनके परिवार बांट रहे हैं। ठाकुर साहब इतना गुस्सा क्यों? बांटते तो आपके दौर में भी थे। नहीं, ठाकुर महेंद्र सिंह के उसके ऊपर रहता था कि उन्होंने उनके बेटा बेटी वो बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे जाके काम कर रहे हैं। नहीं, काम करने के लिए एक बात है, लेकिन सरकार की उस व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो जब नहीं है कांग्रेस के पदाधिकारी, वो किस तरह की सियासत से बांट रहे हैं और हाथ में लेकर के पैसा बांट रहे हैं। परिवार के लोग कांग्रेस के नेताओं के पैसा बांट रहे हैं, वो उचित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की परिस्थिति कम से कम ठीक है। कहीं किसी काम में मदद करना, परिवार के लोग जाएं, सरकारी काम में भी सहयोग देना, जाएं, करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो सरकारी काम में मदद करने के लिए जाते थे। तो यहाँ पे भी कांग्रेस के लोग बोल सकते हैं कि हमारी बीवी, हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी वैसे मदद करने के लिए, ये श्रेय लेने के लिए ये पैसा, जब पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है, केंद्र सरकार का पैसा लोगों तक पहुंचाने का एक मैकेनिज्म है। आप उसको अकाउंट में डालिए, आप उसको चेक की शेप में दीजिए, आप विधायक को भेजिए, मंत्री को भेजिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के परिवार के लोग अगर बांटे, वो उचित नहीं है। केंद्र का पैसा ये लोग किस तरह से निकाल के इन द शेप ऑफ कैश दे रहे हैं सर? देखिए, मैं यही मैं कह रहा हूँ, केंद्र ने पैसा दिया है, केंद्र ने तो सरकार की अकाउंट में डाला हुआ ना जी। स्टेट गवर्नमेंट के इसमें इनने पैसा विड्रॉ ट्रेजरी से किया। पैसा विड्रॉ करने के बाद की राहत आपदा आई है और आपदा में भी वो अफसर तलाश रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा तो नहीं लगता ठाकुर साहब की जिस तरह से ये सरकार बनी, जैसे आपकी मोदी साहब ने आपदा में अफसर की बात कही थी, तो ये जो लोग हैं कांग्रेस के, जिस तरह से आपकी बात चल रही है, ये अफसर में आपदा में अफसर ढूंढ रहे हैं या अफसर में आपदा है इनका? देखिए, आपदा अफसर में मिला है इनको अवसर मिला है और मैं इस पर ज़्यादा अभी कहना नहीं चाह रहा हूँ। अभी तो मैं यही कह रहा हूँ कि मेहरबानी करके ये नहीं करना चाहिए। जो अधिकारी हैं, अधिकारियों के अलावा विधायक हैं, मंत्री हैं, वो जाते हैं, वो पैसा देते हैं, लेकिन कैश की शेप में पैसा नहीं देना चाहिए। आज की तारीख में जब डिजिटल पूरा देश होगी, दुनिया हो गई और अकाउंट सबके पास है, उसमें क्यों नहीं डाल रहे हैं पैसा? बात ये है, वो पैसा दिखा करके, फोटो ले करके क्यों कर रहे हैं? जी, तो ठाकुर साहब, मैं अब लास्ट पड़ाव की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि आपने अभी आगे भी जाना है। जिस तरह से अभी बीजेपी के भीतर की बात करूँ, माहौल की बात करूँ, एक नई स्टेट बॉडी बन गई है आपकी, उसमें ये देखा गया कि जो पुराने लोग थे उन्हें हटाया गया, 50 से 55 उम्र तक के मंडलाध्यक्ष लाए गए और ज़्यादातर देखा जाए तो एक विशेष वर्ग के लिए नई तैनातियाँ होती दिख रही हैं। तो ये क्या चुनौती भविष्य में किसके लिए रहेगी? ये देखिए, मैं एक बात मैं मानता हूँ कि देखिए, संगठन में तय अवधि के बाद परिवर्तन होता ही है, दायित्व का परिवर्तन होता है और इसमें ये नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं के लिए किया जा रहा है। अच्छे कार्यकर्ता उसमें आ रहे हैं, अच्छे कार्यकर्ताओं को दायित्व देने की बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी है वो पार्टी हित में होगा और ख़ासतौर से एक मैकेनिज्म उसमें डेवलप किया कि कोशिश की जा रही है कि कंसेंसस बने, सहमति बने और सहमति के आधार पर कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। माना जाए कि कहीं ना कहीं असहमति है जिसके लिए सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। ये स्वाभाविक रूप से पार्टी के अंदर जो है अलग अलग मत होता है, लेकिन उसके बाद जो निर्णय होता है वो सबका एक होता है। ठाकुर साहब, ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर बिंदल अब स्कोर सेटल करने के मूड में है? क्योंकि जब आप सरकार के मुखिया थे तो कई आरोप लगे, कई चीज़ें हुई, तो अब वो स्कोर सेटल करने वाली बात नहीं आ रही सर? देखिए, स्कोर सेटल करने की यहाँ गुंजाइश नहीं होती है, एक बात बड़ी स्पष्ट है। दूसरी बात ये भी मैं कह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में हमारा वर्षों का नाता, हम वर्षों से हम इकट्ठा वर्किंग में हैं, सरकार में, विपक्ष में, संगठन में, हम सब जगह इकट्ठा काम किए हैं और इस तरह की कोई बात नहीं, ऐसा इस तरह का कोई विषय नहीं है। कोई जो
दायित्व में जो परिवर्तन हुए हैं वो उसको अच्छी से इसमें लेना चाहिए, अच्छी स्पिरिट में लेना चाहिए। और नए लोगों को दायित्व मिला है, काम करेंगे तो अच्छा है। अगर काम नहीं करेंगे तो दायित्व परिवर्तन करने में विलम्ब थोड़ी होता है। लेकिन हमारी पार्टी में एक बात बताऊँ मैं आपको, इस यहाँ किसी के लिए इस तरह की गुंजाइश नहीं होती है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर बैठे हैं, अमित भाई जी बैठे हैं, नड्डा जी ऊपर बैठे हैं, सब लोग देख रहे हैं। और नड्डा जी का अपना प्रदेश है, जो होगा उचित होगा, ठीक होगा, सही समय पर होगा। लास्ट सवाल की तरफ जा रहा हूं सर मैं, अभी गुस्सागी माफ। आपको हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री कहकर कांग्रेस जितना जी चाहता था उतना आपको कोसती थी। अब क्या लगता है आपको, अब कौन से मुख्यमंत्री हैं? इनके बारे में अभी तक कोई संज्ञा देने नहीं है सर। आप परहेज कर रहे हैं। मैं परहेज में शब्द नहीं उच्चारण, लेकिन जो इनके ही लोग कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री तो आज तक हमने हेलीकॉप्टर में देखे नहीं। जो इनके ही लोग कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बातें कहना एक बात होती है, लेकिन इनके ही लोग, पार्टी के बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। मैं कभी जल्दी में कुछ नाम नहीं देना चाह रहा हूँ उन सारी चीज़ों को लेकर के। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आज भी बदस्तूर हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे ज़माने में होता था। और वो एक इनने मुद्दा हमारे खिलाफ, जब कुछ नहीं था तो कुछ बोलना था तो यही बोलते रहे। और इससे प्राकृतिक आपदा के दौर में आपको लगता है कि जो इतनी महंगी उड़ानें हैं, ये सब कुछ है, हिस्सा तो आप भी रहे हैं उन उड़ानों का, पर आपको लगता है कि जो अब दौर है उसमें ये सारी चीजें जरूरी हैं? देखिए, मैं एक बात, नुकसान हवा में हुआ या जमीन पे? एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। सरकार के 8 महीने हुए, आप निकालिए हिसाब की 8 महीने में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में कितने समय प्रवास पर रहे, कितने विधानसभा कवर किए। मैं बताता हूँ, 10 महीने में 68 कॉन्स्टिट्यूंसी की मैंने हिमाचल प्रदेश की, 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज। कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं। ठीक है, कुछ जगह कार्यक्रम मेरे छोटे हुए, आते जाते हुए, बैठते उठते हुए कार्यक्रम, लेकिन 68 की 68 कॉन्स्टिट्यूंसी 10 महीने के अंदर हमने पूरी की है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ क्या पूरा होता लग रहा आपको? तो अगर उस वक्त हमने चॉपर का इस्तेमाल किया, जनहित में किया, प्रदेश के लोगों से मिलने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए किया। अच्छा, आप ना आज पूरे फुल इसमें है, तो मैं भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सरकार आपकी को हो या अभी मौजूदा कांग्रेस की, जो मर्जी हो, कहते हैं कि हमने कबायली इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर लिया था। कबायली इलाकों से कितना सा रेस्क्यू होता है सर? नहीं, देखिए, एक बात बताऊँ मैं, ये ऐसा है ही नहीं। सच्चाई बहुत सच्चाई ये है कि प्रदेश सरकार को, चाहे स्टेट छोटा है बड़ा है, स्टेट का अपना चॉपर या तो खरीदते हैं या स्टेट का अपना चॉपर लीज पर लेते हैं, किराए पर लेते हैं जी। हिमाचल प्रदेश में 93 के बाद लगातार चॉपर प्रदेश सरकार के पास है, जिसमें वीरभद्र सिंह जी भी उड़े, जिसमें धूमल जी ने भी इस्तेमाल किया, और जिसमें हमने भी उसका इस्तेमाल किया। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम दर बराद, आज तक का सबसे कम दरों पर अगर हेलीकॉप्टर था वो हमारी सरकार के दौरान था जी। जो चॉपर हमने छोटा लिया था, हाँ, जो बड़े वाला चॉपर था उसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी। ट्राइबल के लिए उसका इस्तेमाल करने की बात होती है। एक ट्राइबल का एक कंपोनेंट होता है जिसमें ट्राइबल का भी इलाके के लिए वो उसको लिया जाता है। और जब ट्राइबल में शॉर्टेज होती है, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को वहाँ से निकालने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, कोई बीमार आदमी है तो उसके लिए उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्राइबल के ही खर्चे में होता है, ऐसा नहीं है जी। ऐसा नहीं है। ये गलत धारणा किसी ने इस प्रकार की बनाई है। और मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट सभी जो है हेलीकॉप्टर लेती है। वर्तमान सरकार ने भी हेलीकॉप्टर जो है वो लिया है और बदस्तूर चल रहा है। और हिमाचल प्रदेश में एक बात ज़रूर थी कि हमने कोशिश की थी कि हमारा हेलीकॉप्टर जिस दिन हमारी ज़रूरत, सरकार की ज़रूरत रहेगी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हम पहले मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में जिसने अपना हेलीकॉप्टर भी हिमाचल में आने वाले टूरिस्ट के लिए डेडिकेट किया। बिल्कुल, चंडीगढ़ से शिमला, यस, ये हमने किया है हिमाचल प्रदेश में। अब होगा और आने वाले समय में दौर आएगा तो उसको भी देखेंगे, निश्चित रूप से देखेंगे। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये बेवजह की बातें हैं। हिमाचल आगे बढ़े, मुद्दा ये होना चाहिए सर। ये कहाँ ऐसी चीजों में उलझ कर नहीं सर, रह कर मैं बात आपकी समझ रहा हूँ सर, बट जमीनी नेता है तो जमीन पे चलने में क्या परहेज है? नहीं, जमीन पर बिल्कुल, अब हम जमीन पर जिंदगी भर चले हैं,
लेकिन एक दायित्व पर आने के बाद पूरे प्रदेश भर में दौरा करने के लिए कभी कभी उस वक्त भी जमीन पर चले हैं, लेकिन देखते नहीं, कम लोग देखते थे हमको। मैं फिर थोड़ा सा टोक रहा हूँ, आप मेरा बिल्कुल लास्ट सवाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाकुर साहब की बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी थी जिसमें ये एक रिफ्लेक्शन बड़ी साफ नजर आई कि अगर फ्यूचर बीजेपी का है तो जयराम ठाकुर के साथ है, क्योंकि इनका जो हाव भाव थे, सारी चीज़ें थी वो हाईकमांड के साथ बिल्कुल डायरेक्ट थी। चाहे वो मसला केंद्रीय मदद के मसले में था या फिर केंद्र को डिफेंड करने के चक्कर में था, क्योंकि सुखू सरकार ने पहले ये कहा था कि हमारी मदद केंद्र सरकार नहीं कर रही है। तो इसके 2 या 3 महीने तो निकल सकते हैं। एक तो प्रदेश की लीडरशिप जिसके ऊपर बवाल खड़ा किया जाता रहा था कि जयराम ठाकुर शरीफ हैं, इनसे हैंडल नहीं होता है, और अभी जिस तरह से जयराम ठाकुर नजर आ रहे हैं वो कांग्रेस के हवाले से भी एक तरह से बहुत एक हमलावर परिस्थिति में नजर आ रहे हैं। ठाकुर साहब, ये जो केंद्र वाली बात है, बाकी नेता तो आपके चुप हैं। नहीं, देखिए, सबको सब जगह बोलने की, हर वक्त बोलने की आवश्यकता ऐसा नहीं है। और नहीं, मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि केंद्र को जो इस दौर है हिमाचल का इस वक्त, तो बीजेपी भी अभी विपक्ष में बैठी हुई है, तो एक प्रोजेक्ट करना होता है कि सेंटर का लीडर सेंटर की तरफ से कौन है। आप चहेते रहे हैं सेंटर की, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपकी सत्ता काल के दौरान में भी आपके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं। तो अब एक बार फिर आप फ्रंट फुट पे हैं, बाकी नेताओं को ऐसी कोई नसीहत क्यों नहीं? देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, केंद्र के ध्यान में सारी चीज़ें होती हैं। जिस व्यक्ति को कम्युनिकेट करनी होती है वो बुला करके भी उनको बता देते हैं, और मुझे लगता है कि समय समय पर ऐसी चीज़ें जो है पहले भी हुई हैं, आज भी हुई हैं। ठीक है, आदमी कभी भी परफेक्शन कैन नेवर बी अचीव। देखिए, उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं हम, अच्छा करने की दिशा में कमी रह जाती है काम करते करते, और लेकिन उसमें जो पार्टी हाईकमान, हमारा पार्टी का नेतृत्व जिस प्रकार से हमको सलाह देता है समय पर, कुछ सलाह सार्वजनिक रूप से देते हैं, कुछ व्यक्तिगत रूप से देते हैं, और उस प्रकार से मुझे भी और मेरे बाकी साथियों को भी इस प्रकार की सलाह मिली होगी। बिल्कुल, मैं आपकी इस चीज़ से सहमत हूँ। अब फिलहाल लास्ट ये, अब नहीं मैं बोलूँगा, ठाकुर साहब आप मेरे को मना कर देना। पिछले कल आपके पालमपुर में परसों रात को बीजेपी के लोग नाचते गाते नजर आए, वो पदाधिकारी नाचते गाते नजर आए जिन पर बीजेपी ने भरोसा किया हुआ था, और उनकी भूमिकाओं को भी देखा जाए तो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही हैं राजनीतिक तौर पे। तो इस तरह का नाच गाना, और वो भी उस दौर में ठाकुर साहब जिस दौर में शहीदों की चिताओं की आग भी ठंडी नहीं हुई थी उस रात तक। देखिए, मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जो 6 जवान पुलिस के शहीद हुए हैं, ड्यूटी पर तैनात होते हुए अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, वो दुखद समाचार है। लेकिन पार्टी में इस प्रकार की वो जो आपने कहा कार्यक्रम था, बैठक थी हमारे कार्यक्रम की, और उस कार्यक्रम के अंतर्गत एक आयोजन उस प्रकार का थोड़ी देर के लिए और थोड़े वक्त के लिए था शायद मेकल में, मुझे जो जानकारी मिली, मैं उसकी जानकारी ली मैंने। जरूरत नहीं है, क्योंकि सरोकार की बात है, जरूरत नहीं है। इनको क्या कोई इतना सा एक मैसेज भी नहीं दिया जाएगा किस तरह से कार्यक्रम ना करें? नहीं, मेरा ये तो अवॉइडेबल था, और उस सारी चीज़ को लेकर के निश्चित रूप से अच्छी एक वो नहीं बनी बात, इस बात को लेकर के मुझे लगा। लेकिन पार्टी का कार्यक्रम बहुत लंबे समय पहले से निर्धारित था, और उस कार्यक्रम के अंतर्गत बीच में ये भी विषय आ गया, लेकिन हमने संवेदनाएं उस वक्त भी व्यक्त की है, बता रहे हैं वहाँ पर, जो मैं कल वहाँ पर समापन पे था, और आज भी मैं इस बात को कह रहा हूँ कि संवेदनाएं आज भी हमने व्यक्त की है। धन्यवाद ठाकुर साहब आपका हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि ठाकुर साहब पूरे एक रुआब में हैं, और जो सारी चीज़ें हो रही हैं उनमें इन्होंने एक स्टैंड रखा हुआ है। तो ये बीजेपी के लिए भी एक बहुत तगड़ा मैसेज है कि जिन जयराम ठाकुर को आप टेकन टू बी गारंटीड लेते थे, अब शायद वो दौर बदल चुका है। बीजेपी के भीतर भी आने वाले दौर में कुछ बड़े धमाके हो सकते हैं, बशर्ते शराफत के साथ कोई पंगा ना ले। ये बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।